ठीक है रूपाली। तो सबसे पहले तो आपका जो मैंने डाफ देखा, जी सर। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं ओपीएससी में इसको? CIF फॉर्म बोलते हैं। सीआईएफ का फुल फॉर्म? कैंडिडेट कैंडिडेट इंफॉर्मेशन इनफॉर्म। फॉर्म। जी सर। रूपाली बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके, मतलब बीटेक एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाई दिस, मतलब आपसे ये पूछेंगे वो लोग। डू यू हैव अ कन्विंसिंग जी आंसर सर। फॉर दिस? सर, आ, मेरा आंसर ये है कि सोशल सेक्टर में काम करना है, सोशल इम्पैक्ट करना है, और मैं ये मानती हूँ कि मेरा भी ड्यूटी है सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो सर यही मेरा आंसर था। लेकिन इसमें तो फिर वो सब आ जाएगा ना, इफ यू वांट टू वर्क इन सोशल सेक्टर देन यू कैन जॉइन एन एनजीओ, यू कैन स्टार्ट एन एनजीओ, देन इवन अ टीचर, कोई भी चीज सोशल सेक्टर में कंट्रीब्यूशन बन सकता है। फिर जो आप प्राइवेट में कर रहे थे इतना, यू आर डूइंग रियली वेल while working with Aditya Birla Group. तो that itself was a service to the nation. यस सर, इसका काउंटर के लिए सर है कि प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ में हम इम्पैक्ट मतलब लिमिटेड वे में कर सकते हैं। पर आप हम्म। अगर पब्लिक सर्विस पर जाते हैं तो आपका वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज में आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसका स्कोप वाइड है। और हम्म। सर इसका अ, जो हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना है, इसका हमें मतलब अथॉरिटी मिलता है कि हम काम कर सकते हैं। पर एनजीओ में ये इशू होता है कि आप अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके काम कर सकते हाँ, तो तो ये ज्यादा मतलब। अच्छा आंसर है रूपाली। तो जी इंस्टेड सर। ऑफ शुरू में जो आप बोल रहे हैं ना सोशल वाला, ये यू कैन डायरेक्टली टेल कि जो कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी वाला एंगल है उसमें आई वांट टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम अ पोजीशन वेयर इट इज अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन with authority, and I can directly change things on ground, not depending on someone else to do it. जी सर। जी मतलब सर। काउंटर के लिए इसको नहीं रख के आप इसी को अपना मेन आंसर बना सकती हैं। ओके ओके। तो आप ये बताइए कि कल जो आपका इंटरव्यू होगा वो कौन से लैंग्वेज में होगा? सर, मेरा इंग्लिश में ही होगा। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश ओडिया। कभी कभी मतलब ओपीसी मेंबर्स भी ओडिया में स्टार्ट कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ बैरियर नहीं है। अच्छा, तब तो बढ़िया है अगर फ्री फ्लोइंग रहेगा। आई थिंक आप कंफर्टेबल रहेंगे ये सारे लैंग्वेजेस में। जी सर। मुझे ये बताइए ना कि जनरल फॉर्मेट क्या रहता है, कितने टाइम का रहता है, एंड क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? सर, हम लोगों का फॉर्मेट रहता है, ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है, पर मिनिमम 15 मिनट्स होता है। हम्म। 15 से ज्यादा हो सकता है। हम्म। और सर 15 से ज्यादा क्वेश्चंस कितने मतलब देर तक होता है? फर्स्ट कैंडिडेट को हो जाता है 25-30 मिनट। फिर जब स्लो स्लो मतलब अ, फिर बाद में जो कैंडिडेट्स आते हैं वो फिर उनका फिर कम हो जाता है। ऐसा ही रहता है ट्रेन। अच्छा, मतलब तो वो मतलब तो मैं बोल रही हूँ कि 20 मिनट्स मान के मतलब चल। मैं सर। जी जी जी। तो 20 मिनट्स में जनरली वो क्या क्या कवर करते हैं? सर, एक तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछते हैं। हम्म। डिस्ट्रिक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, उसके बारे हम्म। में पूछते हैं। और सर हम लोगों का उड़ीसा का कुछ अभी इश्यूज चल रहा है, जैसे हम्म। कि करंट अफेयर्स जैसे इश्यूज चल रहा है, उसी के बारे में पूछेंगे। उड़ीसा में पॉवर्टी क्यों है, सोशल इश्यूज के बारे में, माल न्यूट्रिशन क्यों है, कैसे आप चेंज कर सकते हो। और टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी पूछते हैं कि एआई का यूज क्या है। और क्योंकि मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ तो इसलिए मैं भी शायद से पूछ सकते हम्म। हैं। और नेशनल इश्यूज के बारे अभी जो मणिपुर इशू, इवन यूक्रेन क्राइसिस, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो सर यही है हम्म। फॉर्मेट। और पैट्रियर्की, वुमेन एम्पावरमेंट, इसके बारे में ज्यादा पूछते अच्छा, आपका सोशोलॉजी है इसलिए वो देख के ऐसा करेंगे। हैं। हाँ जी सर, और ये आरजी कर का इंसिडेंट हुआ है तो हाँ फिर हाँ। इसी के वजह से ये एंगल थोड़ा ज्यादा है। और हम लोगों का ऐसा मिशन शक्ति है, तो बहुत पॉपुलर हुआ था उड़ीसा में। हम्म। तो उसको पूछ सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्चुअली क्या एम्पावर हो रहा है या नहीं, एम्पावर कर रहा है या वुमेन को। आपके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है वुमेन एम्पावरमेंट की?
अच्छा हम्म। सर, यही एक टॉपिक अगर चले जाएंगे तो उसका इन डेप्थ पूछ सकते हैं। हम्म। ऐसे सर वो ठीक है। तो हम लोग एक दो ऐसे क्वेश्चंस करके देखें क्या, कि मतलब वुड यू वांट टू डू दैट, या फिर इन जनरल थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या स्टैंस होना चाहिए। सर, मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछना था। प्लीज प्लीज अ, पूछिए ना। हाँ जी सर। वो सर, हम लोगों का अभी पोर्ट ब्लेयर का आइलैंड का नेम रीनेम हुआ है। हम्म। तो इसके बारे में सपोर्ट है, मतलब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर हम लोगों का उड़ीसा के अंदर भी एक रेवेन्सा यूनिवर्सिटी है। तो हम्म। उसका नाम जब चेंज हो रहा है, रेवेन्सा एक फॉरेन मतलब गवर्नर था, कमिश्नर था वहां पे, हम्म। हम्म। कटक में। हम्म। तो फिर जब उसका नाम चेंज हो रहा है तो लोग मतलब बोल रहे हैं नहीं नहीं चेंज होना चाहिए। तो फिर ओके। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं सपोर्ट करूँ या ना करूँ। हम्म। क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि अभी तो पोर्ट प्लेयर का नाम चेंज हुआ, तो वो तो हम्म। आप एग्री कर रहे हो, तो फिर इसका नाम पे आप क्या स्टैंड है आपको अंदर से क्या स्टैंड लेने का मन है। सर? नाम तो सर चेंज होना चाहिए, क्योंकि उनके तो टाइम में बहुत जो बढ़िया। होना था कि तो ऐसा है कि एज अ सिविल सर्वेंट आपको एक बैलेंस व्यू देना है, लेकिन चूंकि एक इंटरव्यू है एंड आपका भी वो पोजीशन पूछेंगे हर क्वेश्चन में, तो आपको अपना एक स्टांस देना ही होगा, ठीक है। ये यूपीएससी में भी जी सर। इंटरव्यू में होता है, हर जगह यही चीज होता है। मेंस में फायदा क्या होता है कि हम लोग प्रोज एंड कॉन्स लिख के विदाउट बीइंग यस और नो वाला हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा वो। ओके सर। ठीक है। तो ओके। जैसे नेम चेंज करने में आप पर्सपेक्टिव्स देखेंगे। अगेन जो हम लोग अपना फ्रेमवर्क में तोड़ते हैं ना उसको, कि हिस्टोरिकल, फिर आपका कल्चरल, सोसाइटल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल, ठीक है, ये सारे पर्सपेक्टिव से देखें। तो अगर इसे देखना शुरू करें तो हिस्टोरिकल में प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। प्रो क्या है कि हम लोग कॉलोनियल लेगेसी को हटाना चाहते हैं। कॉन क्या है जी सर। कि मतलब कॉन इन जनरल तो हिस्टोरिकल मुझे नहीं लगता कि कुछ है, या फिर हो सकता है सर, कि हाँ क्या। सर इनका एक्चुअली कंट्रीब्यूशन ये था कि एक बार हम लोगों का यहाँ पे फेमाइन हुआ था। तो फेमाइन होने के बाद ये एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किए थे, अच्छा हाँ, तो जिनके वजह हिस्टोरिकल में से। ये हो सकता है कौन, कि अगर वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किए हैं और तब आप उनका चेंज कर रहे हैं, तब तो मतलब अच्छी बात नहीं है ये। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो कोई भी आपका वहां पे क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरीके से सोचना है। फिर सोसाइटल में क्या हो सकता है, सोसाइटल एंड कल्चरल में कि उस प्लेस की आइडेंटिटी के साथ वो जुड़ा हुआ है, एक तरीके से ब्रांड बन चुका है। तो अब आप उसको जी चेंज सर। कीजिएगा तो हो सकता है वो ब्रांड का इफेक्ट आएगा, लोगों को ना पता चल पाए, फिर जो बच्चे उससे पढ़ के निकल रहे हैं उनकी डिग्री की वैल्यू जो पहले होती थी हो सकता है उससे कम हो जाए, बिकॉज वो जो एक ब्रांड आपने बना हुआ है उसको आप खत्म कर रहे हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस में क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ता है जब भी नेम चेंज होता है, तो बिकॉज आपको फिर पूरा कम्युनिकेशन, पोस्टेज, स्टैम्प्स एंड बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, है ओके ना। सर। जी सर, हाँ हाँ। फिर इकोनॉमिक में आपका वही हो सकता है कि अगेन जो दूर दूर से अगर लोग आ रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए उस ब्रांड के हिसाब से, अगर वो ब्रांड वीक पड़ गया तो हो सकता है कि बच्चे ना आए, या फिर उतना दूर दूर से लोग ना आए, एंड जो डोमेस्टिक इकोनॉमी चल रही है उसके कारण वो थोड़ी वीक पड़ जाए। जी सर। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स दे सकते हैं, लेकिन आज जैसे आपका स्टांस अगर हो गया है कि हाँ अच्छी बात है, चेंज हो रहा है, होना चाहिए, तो फिर आप बताएंगे कि ये सारे जो है जैसे कॉस्ट वाला या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गया या इकोनॉमिक कॉस्ट हो गया, ये सब वन टाइम इफेक्ट्स हैं। लेकिन ओवर द आर्किंग अगर हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देखेंगे, तो एक कंट्री के लिए कल्चरली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इट मेक सेंस कि हम लोग अपने लोकल कल्चर को प्रमोट करें। जी सर। तो समझ रहे हैं आपका, मतलब जो हाँ आप फील करेंगे उस हिसाब से आप अपने आंसर को मोल्ड करेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं ये फील करता कि नेम चेंज करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं यही गिना देता कि कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड ब्रांडिंग कम हो जाएगी, उसके कारण आई डोंट थिंक कि लॉन्ग टर्म में ये चीज फायदा करेगा। लेकिन अगर उसी को मुझे ये दिखाना, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये चीज फायदा करेगी, अगर मुझे अंदर से हंच है, अगर मुझे अंदर से उस बिलीफ है। बट यही है कि आप जो भी वहां बोलेंगी वो प्रॉपर लॉजिक के साथ आप उसको समझाएंगी। जी सर। हाँ सर। चलिए। समझ गया। और कुछ अगर आपके दिमाग में है तो बोलिए।
सर ये यहाँ पे अगर अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, मतलब माइनिंग कंपनीज वो सब ट्राइबल को लेके वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सर हम लोग कैसे लोगों को कन्विंस करें कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनिंग कंपनीज बैठेगी, तो कैसे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मेजर इशू है उस समय हम्म। कि तो मतलब ये तो हम लोग जैसे यूपीएससी में एकदम जब भी तैयारी करते हैं तो पेरिनियल डिबेट है, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इतने सारे जी सर। इश्यूज हम लोग देख चुके हैं। तो हाँ जी। सबसे पहले तो अगेन, जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगी तो आप अपने सोशलॉजी के एंगल से बताइए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे सोचेंगी। सर लैंड से अगर हम लोग डिस्प्लेस करेंगे तो फिर लाइवलीहुड उनका डिस्टर्ब होगा, फिर एलिनेशन का सेंस होता है लोगों में। हम्म। और और पास्ट पास्ट में भी ऐसा हिस्ट्री आया है कि उनको डिस्प्लेस करके भी उनको रिसेटलमेंट का उनको उतना नहीं उतना रूपाली, नहीं आप दिया। जी जीएस सर। का आंसर दे रही हैं। आप मैंने आपसे क्या पूछा कि जो सोशलॉजी में आप स्पेसिफिक टर्म्स पढ़ती हैं, कुछ एकेडमिक टर्म्स बताइए ना। जैसे एलियनेशन एक एकेडमिक टर्म हो गया, एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट हो गया। वैसे हाँ ही जी। कुछ एकेडमिक कॉन्सेप्ट बताइए। सर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स वो नेचर डिस्टर्ब होगा। क्या क्या मैन? मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। ओके, बहुत बढ़िया। सर वो नेचर के साथ ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं, बहुत बढ़िया, तो बहुत फिर बढ़िया। उनको अगर गुड पॉइंट। गुड गुड एकेडमिक कॉन्सेप्ट। और बताइए। सोशियोलॉजिकल सर इससे माल न्यूट्रिशन का भी इश्यूज रहता है, तो ये नहीं बता सकते। हम्म। तो बेसिकली पॉइंट क्या है ना कि आप अपने आंसर में वेटेज कैसे लाएंगे, या फिर कैसे आप एक सीरियस कैंडिडेट की तरह रहेंगे। जैसे हम लोग डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बोलने लग गए, रिसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन, ये पूरा प्रोसेस बताने लग जाएंगे। उसके बीच में फिर अगर आप ये कॉन्सेप्ट भी देने लगेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन, देन दूसरा जो आप बोले थे। मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली सो आप अगर ये सारे टर्म्स भी बोलेंगे ना, तो इट लुक्स कि हाँ पढ़ के आए हैं आप, सिर्फ ऐसे ही जेनरिक कंटेंट आप नहीं बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो हाँ जी। ये इस आंसर के थ्रू मैं आपको इन जनरल भी कल के लिए बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी जी क्वेश्चन आपके सामने आए, बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन रहे, चाहे वो नेम चेंज का क्वेश्चन रहे, नेम चेंज में भी आप सोशियोलॉजी का कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं, या फिर जीएस का कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, या ब्रांडिंग, ये सब जो एक थोड़े टेक्निकल टर्म्स सॉर्ट ऑफ, वो अगर आप लेके आके अपने आंसर को बोलेंगे तो इट एड्स वैल्यू एंड इट एड्स ग्रेविटी टू योर आंसर्स। मेक सेंस? यस सर, यस सर। तो अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि जो माइनिंग कंपनीज आ रही हैं एंड लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, उनको कन्विंस कैसे करना है। तो सबसे जी पहली सर। बात कि इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड एज अ सिविल सर्वेंट आपका काम है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है। अब हाँ एज जी। अ सिविल सर्वेंट आपका ये भी काम है कि आप लोगों के लिए हैं, तो लोगों का भला देखना है आपको, उनका बुरा नहीं देखना है आपको। राइट? तो जी सर। उनके लोगों के लिए आपको बेस्ट डील लेके आनी है। तो सबसे पहले तो कॉम्पनसेशन, उनका पूरा लाइवलीहुड जो अप्रूट हो रहा है उसको वापस से, तो इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड पिकिंग देम अप फ्रॉम वन प्लेस एंड कीपिंग देम इन अनदर प्लेस। It's a question of uprooting their entire livelihood and their entire lives of what they have known, and then telling them to start something afresh. So the answer cannot be a simple displacement and rehabilitation, but it should be a holistic program of reshaping their lives. That includes their education in modern ways, assimilating their culture, as well as हम्म। uh, employing, like skilling them so that they can be integrated into the modern life, or they can earn their livelihood in a comfortable way, which was for initially dependent upon the forest and the land which they were very integrated to. तो जी सर। द प्रॉब्लम इज मल्टी डायमेंशनल, आपको तुरंत वहां पे बोलना है।
For the displaced person, the problem is multidimensional. It is not just the rehabilitation or displacement of that person or that family, it is the entire uprooting of their lives. And according to Article 21, uh, right to life, they need to be given few specific things to again restart their lives in a proper dignified manner. तो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी तो होनी ही चाहिए। जी सर। तो आप आर्टिकल 21 से उसको मोल्ड करा के उसके अंदर जितनी चीजें लिस्टेड हैं, तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आर्टिकल 21 एंड डीपीएसपीज आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे जी सर। टर्म्स हैं जिसको आप आर्टिकल्स के साथ जी। कोट करके वहां पे ये कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर आप आर्टिकल 21 कोट करते हैं and कुछ डीपीएसपीज कोट करते हैं, जैसे आर्टिकल 46 जिसमें एजुकेशन की बात की गई है, देन आर्टिकल 43 में, तो इनके साथ आप अपना आंसर को ऐसे फ्रेम करेंगे कि हमको उनको पूरा पहले, तो कंपनी को माइनिंग शुरू करने के पहले ये चीज हम इंश्योर कराएंगे एज ए गवर्नमेंट एंड दैट कंपनी कि उनका हम लाइफ को रीस्टार्ट बहुत प्रॉपर तरीके से करा दे रहे हैं, जिसमें डिग्निटी हाईएस्ट ऑर्डर का उनके लिए मेंटेन करा रहे हैं, बिकॉज दे आर सैक्रिफाइसिंग द मोस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो उस जी सर। सैक्रिफाइस को हम सैक्रिफाइस क्यों रहने दें? तो इससे क्या होगा, आपकी एम्पैथी भी सामने आएगी, एक वेल थॉट आउट इंडिविजुअल भी आप लगेंगे। एंड एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हमारा काम होना चाहिए कि पीपल कम फर्स्ट, वो प्रायोरिटी पहली है। ठीक है। तो एम्पैथेटिक हाँ एंड सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग जो हमेशा बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरीके से सस्टेनेबल भी होना चाहिए कि जो लोग कुछ लूज कर रहे हैं उनको एक्चुअल में अच्छी डील, अच्छे तरीके से हम लोग रिहेबिलिटेट करा पाए, उनको एक अच्छा लाइफ दे पाए। समझ गए? यस सर। हाँ आंसर सर। सुन के अच्छा लगा, एम्पैथेटिक लग रहा है। जी सर। हाँ, तो आपको भी जी कल सर। वैसे ही बोलना है। और इसके लिए कोर एलिमेंट्स क्या है? पहला, एकेडमिक टर्म्स आपके सोशियोलॉजी के एंड इवन जीएस में भी जो हम लोगों ने टेक्निकल टर्म्स पढ़े हैं। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज वाला पूरा पार्ट है, उसको आप एक बार पढ़ के जाएंगे अपने दिमाग में रिफ्रेश करके, तो उसको आप कोट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप डायरेक्टली आर्टिकल्स कोट नहीं भी कर रहे तब भी आप डीपीएसपी में ये चीज लिखा हुआ है इस तरीके से डायरेक्शन में हम लोग को उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, तो उससे पहले ही आप सिविल सर्वेंट की तरह लगने लगेंगे, राइट? कि हाँ, यू फॉलो द जी कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन अबाइड बाय इट। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मिल रहा है यस। कल के आंसरिंग के लिए, जी क्वेश्चंस सर। के जी थ्रू ही। सर। हम्म। हाँ सर। चलिए और आगे बताइए। और कोई आपको है डाउट या फिर हाँ कुछ? सर। हाँ सर। स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज है? किसके? गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन में क्या हम्म। इश्यूज रहते हैं इसमें? मतलब तो हम लोग को हाँ, जैसे बहुत सारा फंड। तो गवर्नमेंट तो कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के स्टेजेस आपको पता है क्या? हाँ नहीं सर। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुलाइजेशन स्टेज होता है कि कहीं पे कुछ करना है, जैसे कहीं रोड बनाना है, कहीं फैक्ट्री डलवानी है, या फिर कहीं कोई एसईजेड बनाना है, कुछ भी। तो सबसे पहले कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ, वो जनरली लीडरशिप करती है। वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद होता है प्लानिंग। ठीक है, जैसे आप देखते हैं डीपीआरस बनते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, अलग अलग कंपनीज को देके डीपीआरस बनाए जाते हैं कि कहाँ से हाईवे जाएगा, कहाँ से ब्रिज जाएगा, ओवर ब्रिज, कहाँ रेलवे प्रोजेक्ट्स आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले कॉन्सेप्चुलाइजेशन हुआ विच इज बाय द गवर्नमेंट और द लीडरशिप। सेकंड हुआ आपका डीपीआर स्टेज, दैट इज अ प्लानिंग स्टेज जिसमें प्रोजेक्ट्स बनता है। उसके बाद आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें कि आप लोग अलग अलग मॉडल्स जो हम लोग पढ़ते हैं, पीपीपी मॉडल, उसके अंदर बहुत सारा पढ़ते हैं ना, एचएएम मॉडल, ईपीसी मॉडल, एटसेट्रा, जी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। जीएस 3 में। तो उसमें यस। कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिया जाता है, उसका जेस्टेशन पीरियड कितना होता है। जैसे हाईवेज जो होते हैं एनएचएआई के काफी लंबे जेस्टेशन पीरियड वाले होते हैं, तो फिर उसमें टोल कलेक्शन अलग अलग मॉडल्स के अंदर होता है। फिर आपका आता है मेंटेनेंस, कि उसको अच्छी क्वालिटी में मेंटेन किया जाए। एंड इन सब के अंडरलाइंग में क्या होता है, क्वालिटी चेकिंग होता है। एंड क्वालिटी चेकिंग के साथ साथ एक ग्रीवेंस रिड्रेसल एज वेल एज पेनल्टी मैकेनिज्म होता है, कि अगर अच्छे से काम नहीं किया जिनको भी प्रोजेक्ट मिला था, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनको प्रॉपर सजा दिलाना, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। तो इसमें क्या क्या अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सबसे पहले कंसेप्चुलाइजेशन के ही स्टेज में प्रॉपर कंसेप्चुलाइजेशन ना हो, मतलब किसी और चीज़ की जरूरत है लेकिन हम उसको सॉल्व किसी और तरीके से कर रहे हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका?
कि अगर रोड कंजेशन है जैसे बैंगलोर जैसे सिटी में, तो हो सकता है कि उसका आंसर और ज्यादा रोड्स या फिर और ज्यादा ओवर ब्रिजेस बनाना ना हो, बल्कि एक मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाना हो या रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ। ठीक है, हाँ तो हो सकता है कि सर। कॉन्सेप्चुलाइज ही गलत कर ले इंसान। सेकंड आते हैं हाँ। डीपीआर या प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज। तो हो सकता है कि वहां पे ही कुछ दिक्कत आ जाए। फॉर एग्जांपल, आपको न्यूज में आप पढ़ रहे होंगे कि इस साल मुंबई में दो ब्रिजेस अलग साइड से आ रहे थे, मतलब एक ही ब्रिज के दो पार्ट्स अलग साइड से आ रहे थे, बीच में आके वो मिल ही नहीं पाए। तो मतलब जो डीपीआर उसका बना होगा वो ठीक से नहीं बनाया होगा, या फिर एग्जीक्यूशन में गलती होगी। ठीक है। थर्ड जो हाँ सर। सबसे बड़ा, अब हम लोग आ गए हैं प्लानिंग प्रोसेस के बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस में। तो गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में कहीं पे भी सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है वो क्या होता है? रिसोर्स का। इनफाइनाइट मनी तो है नहीं कहीं पे, कहीं ना कहीं से आपको पैसे जुटाने होंगे। तो जनरली डेट लेके काम करती है गवर्नमेंट, तो उससे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, पब्लिक पे टैक्सेशन का दबाव बढ़ता है, कई बार गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते हैं तो काम आधा होके ही छूट जाता है। कई सारी सिटीज में मेट्रो डेवलप हो रही है, काफी दिन से हो ही रही है। अच्छा। समझ डिलेस। गए? हाँ उसके बाद फिर आगे का तो हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस वाला जो पार्ट होता है, तो जो नया नया ब्रिज बना था नवी मुंबई को, जो मुंबई से कनेक्ट किया, वो टूटने लग गया। तो प्रॉपर क्वालिटी, मतलब क्वालिटी चेकिंग नहीं हुआ ठीक से, जो अंडरलाइंग फंक्शन था। एंड उसके ऊपर से ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस उसका ठीक से नहीं हुआ, मेंटेनेंस रिपेयर। एंड लास्ट में क्या हो गया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सेटिंग ठीक से नहीं थी, कि अगर कोई ब्रिज टूट गया, जैसे बिहार में इतने सारे ब्रिजेस टूट के गिर गए, तो उसमें किसको पकड़ना है या फिर किसको सजा मिलनी चाहिए, और कौन भरेगा उतना पैसा जो एक्सचेकर का गया, 1700 करोड़ रुपए, 2300 करोड़ रुपए। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिंग नहीं है। तो अगेन, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या दिक्कत है पब्लिक वाले इसमें, तो क्या करने हमने क्या किया कि पूरा प्रोसेस, जो पूरा प्रोजेक्ट होता है उसमें कितने प्रोसेसेस होते हैं एंड हर प्रोसेस में क्या दिक्कत है, उस हिसाब से हमने इसको ब्रेक कर दिया। जी सर। समझ में जी आया? सर। हाँ सर। याद रहेगा? जी सर। पक्का? मतलब हाँ पॉइंट सर ये है कि याद है। याद नहीं भी रहे, लेकिन एटलीस्ट आपको फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है ना, कि हर चीज को एकदम तुरंत लाइफ साइकिल में आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि इस पूरे प्रोसेस में आपको कॉन्सेप्चुलाइजेशन नहीं आता है, लेकिन प्लानिंग या फिर प्री प्लानिंग तो याद रहेगा ही, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एग्जीक्यूशन याद रहेगा ही, मेंटेनेंस याद रहेगा ही। जी सर। हाँ सर। अब उसके अंडरलाइन क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप वहां पे सोच सकते हैं। हाँ सर। और बताइए। बाकी सर इतना ही था। नहीं हाँ सर, तो इतना ही क्वेश्चन। समझ गया। आपका डिमीनियर काफी अच्छा है, काम है, कल भी काम ही रहिएगा। ठीक है ना? जी सर। और काफी, मतलब दो चीज ध्यान रखिएगा। आंसर्स में ग्रेविटी लाने के लिए टेक्निकल टर्म्स एंड अपने एकेडमिक के टर्म्स यूज कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बार बार मेंशन करके उसके अंदर ही, मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, थोड़ा गहरी सांस लीजिएगा, 5 सेकंड खुद को टाइम दीजिएगा और सोचिएगा, उसके बाद बोलना शुरू कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आप तुरंत बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है? जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, नोट कीजिए कि हाँ आप समझ रहे हैं उस चीज को। उनसे बोलिए कि आई टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। थोड़ा सोचिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। उन सेकेंड्स में अपने दिमाग में इस टाइप का फ्रेमवर्क तुरंत बनाइए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, सारे क्वेश्चंस में ही कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क के जी सॉर्ट, सर। वो आप मतलब करने के बाद ही बोलना शुरू कीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि अपना आंसर को बहुत अच्छे से फ्रेमवर्क फॉर्म में रख के पॉइंट बाय पॉइंट बोलिएगा। एंड ट्राई कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट या 2.5 मिनट से ज्यादा मत बोलिएगा, क्योंकि सामने वाले का इंटरेस्ट लूज होने लग जाता है। तो आइडियली 1 मिनट से 1.5 मिनट में खत्म कर देना चाहिए आपको कोई भी आंसर। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने को 5-10 मिनट दीजिएगा सोचने के लिए, एंड पहले ही अच्छे से स्ट्रक्चर करके ही बोलिएगा। वरना क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ही बोलते रह जाते हैं, जो क्रक्स होता है आंसर का वो नहीं बोल पाते हैं। तो की वर्ड्स बोलना बहुत जरूरी है। तो जैसे मेंस में हाँ। सिखाता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना कि पहले कीवर्ड्स बोलना चाहिए या फिर लिखना चाहिए। बॉडी भी जब आप लिख रहे हो तो कीवर्ड्स एकदम आना ही चाहिए। तो उसी तरह इंटरव्यू में भी
जो मेन कीवर्ड्स हैं, जो एकेडमिक टर्म्स हैं, वो सारी चीजें आप पहले बोलेंगे। इंग्लिश और सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, दैट कैन टेक अ बैक सीट, बट यू नीड टू बी कोहेरेंट कि आप क्या बोल रही हैं, इसलिए एवरी वर्ड एंड एवरी सेंटेंस शुड बी मेजर्ड। समझ गए? जी सर। एंड किसी भी पॉइंट पे हड़बड़ाना नहीं है। अगर आपको कोई चीज मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन अगर वो लोग पूछ रहे हैं और आपको नहीं आता, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलिए कि सर आई डोंट नो। आई डोंट नो से सर आई डोंट रिमेम्बर, आई हैव स्टडीड इट, आई गो एंड चेक अगेन। फिर मान लीजिए आपसे कुछ पूछते हैं जो आपने सच में नहीं पढ़ा है या फिर नहीं आता आपको, आप बोलिए सर आई डोंट नो बट आई गो एंड चेक इट अगेन। तो ये छोटा सा चीज से दो चीज पता चलता है, एक तो आप हम्बल हैं, आपको पता है नहीं आता है तो आप इधर उधर नहीं कर रहे हैं, एंड दूसरा यू आर ऑल्सो showing by saying that sentence कि I'll check it or I'll read it after going back is like you are open to learning। हाँ सर। और जी सर। कुछ इंटरव्यू रिलेटेड अगर आपको मतलब, और आर यू कॉन्फिडेंट? मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि यू आर कॉन्फिडेंट, विच इज अ वेरी गुड थिंग। नर्वस है क्या थोड़े से भी? नहीं सर, नर्वस नहीं हूँ, मतलब ठीक हूँ मैं। गुड। नर्वस मुझे नहीं हूँ सर। मुझे लगता है कि आप काफी अच्छा करेंगे अपने इंटरव्यू में। एंड कल आप जब इंटरव्यू देके आएंगी तो वी कैन हैव अ चैट अगेन। कंपोजर जी मेंटेन रखिएगा, टेक्निकल वर्ड्स बोलिएगा फ्रेमवर्क दिमाग में फ्रेम करके, और अच्छे से वेटेज के साथ बोलिएगा, एंड जो नहीं आता है उसको ना बोल के बोल दीजिएगा सीख लूंगी। उतने में इंटरव्यू बहुत अच्छा जाना चाहिए। एंड बाकी यू हैव जी एन सर। एक्सीलेंट प्रोफाइल, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, यू हैव डन वेरी वेल इन योर लाइफ। आगे भी आप अच्छा ही करेंगे। कूल है? सो पूरा कॉन्फिडेंट होकर कल थैंक इंटरव्यू यू। दीजिए। जी सर। सर आप ऑल द कुछ बेस्ट। पूछने वाले थे? क्या? हाँ हाँ सर, आप कुछ पूछने वाले थे, मैं क्वेश्चन पूछ। भूल गया मैं फिर क्या पूछने वाला था। चलिए फिर, कल आप बताइएगा मुझे कैसा हुआ आपका इंटरव्यू, ठीक है? हाँ अगर सर, मन हाँ सर, करेगा मैं आपको। तो, हाँ अगर मन करेगा तो वील टॉक, अदरवाइज यू विल डू वेरी वेल, ठीक है? ऑल माई विशेस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर चलो टाइम bye। निकालने के लिए बहुत थैंक अरे आई एम सॉरी कि थोड़ा डिले हो गया, बट आई होप मतलब यू आर यू। वेल नहीं सर, कोई प्रिपेयर्ड, बात नहीं। एंड आज वाला जो पॉइंट्स है वो थोड़ा फ्रेश रहेगा, तो आई थिंक थोड़ा भी अगर इसमें से आप हाँ वहां पे बस। इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा जाएगा। जी सर, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैं करूंगी अच्छा अभी जाके। हाँ ठीक। चलिए, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू।